जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी मॉक टेस्ट आरडब्ल्यूए का 19 जुलाई 2026 का जो है मैथ का पूरा सलूशन देखेंगे। गाइस, इस वीडियो में आपको अगर कोई भी हेल्प मिले तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी इम्प्रूवमेंट करने की चीज़ हो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट अपने अंदर करूँगा। ठीक है, तो देखिए मेरे जो टेस्ट में पहला क्वेश्चन यही है, बोर्ड मॉस का क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद मैं सलूशन इसका करता हूँ। तो क्वेश्चन ये है, आप देख लिए होंगे। अब चलिए इसका सलूशन करते हैं। तो बोर्ड मॉस का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 5 माइनस ब्रैकेट 69 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 3 माइनस 16 माइनस 55। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अब देखिए, पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखिए 16 माइनस 55 भागे अगर 5 करेंगे तो 11 आएगा। 11, तो 16 में से 11 घटाएंगे 5 आएगा। मतलब इस ब्रैकेट को इतना सॉल्व करने के बाद 5 आ रहा है। ठीक है, इसके स्थान पर 5 लिख देंगे। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट में सबसे पहले हाफ सॉल्व होगा। तो 3 चौक 12, ये 12 हो गया, ये 5 था। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद 12 आया। 12 अट्ठे 96, 8 आया, क्योंकि ये देखो भाग में है। ठीक है, यहाँ पर भाग था तो 12 से भाग करेंगे 8 आएगा। तो 8 माइनस 5, ये क्वेश्चन अभी इतना बचा केवल। ठीक है, 8 में से 5 के बाद 3 जाएगा, 3 आएगा, 3 और 5 में से 3 और 2 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 2 है। देखिए, आपको लगा होगा कि आप स्टेप क्यों नहीं लिखें। भाई, अगर स्टेप लिखते ना तो बहुत ज़्यादा समय जाएगा। और यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है कि स्टेप का नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको आंसर लाना है। मॉक टेस्ट में यही तरीका है, यही टॉपर्स करते हैं, यही जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, जो कम समय में करते हैं, वो यही तरीका को अपना कर करते हैं। तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ। ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है। कोई एक धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 28,900 हो जाती है, तो धनराशि क्या है। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ। और इस क्वेश्चन में मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे इसमें जो है ना मिस प्रिंटिंग लगा कि ये क्वेश्चन गलत दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में जो है ना, अभी मैं बताऊँगा गलती कहाँ है। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लिए होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं कि रेट जो है 6% है, समय 2 वर्ष का है, 2 ईयर है, और अमाउंट आपको दिया गया है 2890, ये दिया है। लेकिन अमाउंट में जो है ना डिजिट गलत दिया है मेरे भाई। जो इनका आंसर आ रहा है वो आंसर तब नहीं आएगा। यहाँ पर जीरो है ना, अमाउंट ये नहीं होना चाहिए, अमाउंट ये होना चाहिए, तब जाके सही होगा आंसर। ठीक है, अमाउंट ये होना चाहिए। हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कैसे होगा। अब 6% वार्षिक ब्याज का अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। 6 + 6, ये फार्मूला आपको पता होगा, क्योंकि आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा। 6 दूनी 12 प्लस कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो ऐसे निकालते हैं, आप देख लीजिए। प्लस 0.36 होगा, 12.36 ये प्रतिशत आया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमें अमाउंट लेके निकालना है। अमाउंट देखो, प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल गुणे चक्रवृद्धि ब्याज को इतना लगा तो 100 इसमें जोड़ देंगे तब अमाउंट निकल के आएगा। ठीक है, अमाउंट के बराबर होगा। कि अमाउंट के बराबर क्यों करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो है ये अमाउंट ही दिया है, अमाउंट की वैल्यू जो कि आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट में गलत दिया है। अब यहाँ से 10 हटाएंगे तो डबल 0 करेंगे, ये इक्वेशन बनेगा। उसके बाद अब पी की वैल्यू, प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 × 10, 1 बचता 2 × 6 12, 2 × 2, 2 और 16,
2 पचे 10, 0 0 0, 2 दूनी 4, 2 और 16, 2 9 18, 0 2 9 18। गाइस ये वैल्यू सही था। मेरा भाई जो बता रहा था वो क्वेश्चन गलत बताया। उसको मैंने वही टेस्ट दिया था तो बोला था भाई ये गलत है, लेकिन वही गलत सॉल्व किया था, वैल्यू सही था। तो ये 2500 हो गया। ये वैल्यू पूरा कट जाएगा, यहाँ पर 100 आएगा, ठीक है। तो पी की वैल्यू 100 गुणे 2500, ये वाला इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2540। ये आंसर सही है गाइस, वैल्यू सही थी। मुझसे गलती हुई, मैं उसको गलती को माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैं क्रॉस चेक नहीं किया, मैं दूसरे का देखा कर दिया। मतलब दूसरा कोई मेरे साथी था वो बोला कि तो मैं कर दिया, लेकिन मैंने जब सॉल्व किया तो देखिए ये कट जा रहा है। तो सही है, क्वेश्चन सही था, मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ से। तो देखो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला सॉल्व हो गया होगा। जिन लोग को प्रॉब्लम होगी वो देख सकते हैं इस वीडियो को। तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। मतलब किसी दो नंबर है, उनका HCF जो है ना, HCF 8 है, तो LCM उस कौन सा ऐसा नंबर है LCM नहीं हो सकता। अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन से ही बता सकता हूँ ना भाई। ऐसे तो बहुत सारे नंबर जिनका HCF 8 से नहीं कटता। देखिए अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, HCF जो है 8 है, LCM नहीं हो सकता। अगर जो HCF है अगर उसका LCM दिया है तो वो HCF से पक्का कटता होगा। मतलब ये ऐसी कौन सी इस चारों में से है जो 8 से नहीं कटती, वही उसका आंसर होगा। 8 9 72 ये कट जाएगा, 8 3 24 कट जाएगा, 8 6 48 कट जाएगा। 68 जो है ये 8 से नहीं कटता मेरे भाई, 8 से पूरी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यही इसका आंसर होगा। इसमें कॉन्सेप्ट की चीज़ ये है कि जो नंबर HCF है अगर उसका LCM दिया गया है उन्हीं नंबर का, तो HCF से वो नंबर पक्का कटेगी, यही इसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रेशियो का है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये देखिए, अगला रेशियो, क्वेश्चन नंबर 4 जो रेशियो का आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आई होप आपने देख लिया होगा। चलिए समय ज़्यादा हो रहा है ना, समय बहुत कम समय में करना पड़ेगा। AB रेशियो दिया है, BC रेशियो दिया है और CD रेशियो दिया है। रेशियो में पूछा क्या है, 2A रेशियो 3D रेशियो। पहले हम 2A और 3A नहीं निकालेंगे, 3D नहीं निकालेंगे, पहले मैं A और D रेशियो निकालूंगा। A और D अगर रेशियो निकालूंगा, AD रेशियो निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यही है मेरे भाई। अब हमें 3AB दिया है, ये आई होगा आप जब चैप्टर पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट पक्का सिखाया गया होगा आपको, ठीक है। इधर 5 इधर जो खाली उसके नंबर से बढ़ देते हैं। अब देखिए हमें केवल A और D वाला चाहिए, तो हम B C का नहीं निकालेंगे, A और D का ही केवल निकालेंगे। तो A कितना होगा, 7 के कई दूनी 42 और D कितना होगा 8 5 40 3 4 12 120। AD रेशियो 42 120 आया, ठीक है। इसको और छोटा कर देंगे, रेशियो मतलब छोटा ही होता है। तो देखिए 4 7 42 6 दूनी 12। A और D रेशियो अगर हमसे कोई पूछता तो हम ये आंसर देते हैं, लेकिन हमसे ये पूछा गया है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणे 7 रेशियो 3 गुणे 20, तो 7 दूनी 14 और 20 3 60। अभी और कटेगा, देखो 2 7 14 2 3 6, तो 7 रेशियो 30 इसका आंसर आएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें जो देखिए मुझसे BC नहीं पूछा तो BC निकाल कर टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा,
इसमें ए और डी का ही पूछा है। ए डी को निकालें, पहले ए डी निकालें, फिर जो इसमें मल्टीप्लाई किया है उसकी मल्टीप्लाई उसके साथ कर दिए हैं, यही आंसर आएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में, चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता होगा, नहीं तो केवल डायरेक्ट आप अगर मॉक टेस्ट ही देने आए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा मेरे भाई। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3 संख्या में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी के आधी के बराबर है। संख्याओं का औसत 60 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए पांचवा जो है ना, तो पहले हम 3 संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या है, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा तरीका सॉल्व करने का ये है कि आप क्वेश्चन की जो पिछली लाइन है उससे सॉल्व करिए। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधी के बराबर है, यहाँ से आप सॉल्व करिए तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या का आधी है तो हम तीसरी संख्या ऐसे मानते हैं उसका आधा हमें आसानी से मिल सके। हम दूसरी संख्या का 2 मान लेते हैं। आप बोलेंगे भैया आप 2 ही क्यों माने, 1 क्यों नहीं माने? अगर हम 1 मानते हैं इसको तो इसका आधा करते तो दशमलव में आता तो मज़ा नहीं आता सॉल्व करने में, इसलिए 2 का आधा हम करेंगे, 1 आ गया। ठीक है, दूसरी संख्या जो है पहली तीसरी संख्या की आधी हो गई। अब इसमें बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना, 3 इसका 3 गुना करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 1 का 3 गुना 3 आएगा। तो ये हमारे संख्या का रेशियो निकल के आया। ठीक है, ये रेशियो अगर संख्या हमसे अगर पूछेंगे हम यहाँ x लगा देंगे, क्योंकि आगे मुझे और इसमें सॉल्व करना है। इसमें बोला है कि संख्याओं का औसत जो है 60 है, तो हम संख्या मान लेते हैं 3x है प्लस x है प्लस 2x है। आपको औसत जो है एवरेज निकालना आता होगा, इसलिए 3x प्लस 2x बटा 3 बराबर 60 दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसको जोड़ेंगे, 3 1 4 4 4 2 6, 6x बटा 3 बराबर 60 दिया है। 6 दाम 60, x बराबर 30 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 30 आ गई। हमें तीसरी संख्या ये बोला तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो तीसरी संख्या 2x है, 2 गुणित 30 करेंगे तो 60 आएगा। तो तीसरी संख्या जो है 60 आ गया, तीसरी संख्या जो है 60 आ गया। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन आज के RW टेस्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6वां देखिए, क्वेश्चन लोड ही नहीं हो रहा। ठीक है, देखते हैं सारा, ये नाव और धारा का है। क्वेश्चन नंबर 6वां जो है नाव और धारा का है। तो चलिए इसको भी सॉल्व, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए, क्वेश्चन 2 बार रीड कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला है, और ये सबसे बेसिक टाइप है नाव और धारा की क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में बोला है कि शांत जल में नाव की गति 8 किलोमीटर है। नाव की गति 8 मान लेते हैं हम, 8 दिया है, मानना ही कुछ नहीं, 8 दिया है। और धारा के प्रतिकूल, अगर हम धारा के प्रतिकूल जो स्पीड होता है, नाव की गति माइनस धारा की गति होती है ना। ठीक है, यही धारा के प्रतिकूल की चाल होती है। और हमें दिया है डिस्टेंस दिया है 52 और बटा 8, ये हमें दिया गया है। 52 किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर समय है। तो डिस्टेंस अपन टाइम करेंगे तो स्पीड आएगा ना, यही फार्मूला के हिसाब से अगर चलेंगे तो यही आपका होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आपको मैं क्या कर रहा हूँ पता होगा, नहीं तो नहीं आप कहेंगे ये क्या कर रहे हैं आप। लेकिन आप अगर पढ़े होंगे मेरे भाई ईमानदारी से तो आप समझ जाएंगे क्या कर रहा हूँ। 8 माइनस, यही हमें धारा की गति निकालना है, 8 माइनस W, 8 माइनस W। और इसको हम अगर और अब छोटा करते हैं तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौक 13 बटा 2, 8 माइनस W इक्वल टू 13 बटा 2 है। 2 इधर लाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं मेरे भाई। बस इक्वेशन बनाने में अगर आपको दिक्कत आई होगी तो आई होगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको 2 इधर ले आएंगे, 16 माइनस 13 इक्वल टू 2W
3 इक्वल टू 2W, डब्ल्यू इक्वल टू 3/2, डब्ल्यू बराबर 1.5 किलोमीटर प्रति आवर्स की धारा की चाल है। तो ये रहा क्वेश्चन अच्छा है। देखिए आंसर यही आया है। तो क्वेश्चन अच्छा रहा, क्वेश्चन अच्छा था और इसका सलूशन भी मैंने बहुत अच्छे से बताया। बेसिक टाइप है मेरे भाई, क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं एग्जाम में, आप इसको ध्यान से लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,752 रुपये में बेचा जाता है। मतलब दोनों वस्तुओं का जो है विक्रय मूल्य है वो बराबर दिया गया है, 4,752 रुपये दिया है। एक वस्तु को 32% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी वस्तु को 28% हानि पर बेची जाती है। तो ओवरऑल कितना लाभ हानि हुआ मेरे भाई। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा। तो एक एक वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा। तो देखिए वस्तुओं का SP जो सेलिंग प्राइस है वो 4,752 रुपये फिक्स है दोनों का। तो पहली वस्तु लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य, अगर लाभ का क्रय मूल्य अगर निकालते हैं, लाभ CP ऑफ लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य निकालते हैं तो 47,502 बटा कितने का लाभ हुआ, 32% में 100 में 32% जोड़ देते हैं तो 132 हो जाएगा। तो यही हमारा लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आएगा। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 6 12, 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 कम्मा 2, 2 कम्मा 2, एक बचा यहाँ पर। तो 2 और 16, 2 और 16, 2 3 6, 2 3 6, 11 से कटेगा, 11 कम्मा 11, 11 88, 11 3 33, 3 से कटेगा, 3 3 9, 1 3 6 18। तो CP लाभ वाली वस्तु का CP अगर देखेंगे तो 3600 निकल के आएगा। इसका भी हानि वाली जो वस्तु है उसका भी विक्रय मूल्य बराबर है उसका, लेकिन हानि हुआ है तो हानि वाले का CP अगर देखें, CP ऑफ क्रय मूल्य और हानि वाली की देखेंगे अगर क्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य तो वही है और 28% की हानि हुई है। तो 100 में से 28% घटा देंगे तो आपका 100 में से अगर 28 घटाएंगे तो 72% हानि होगी, 72% बचेगा जो कि CP निकाला जाएगा 72% से ही। तो आप इसको काटेंगे, आप कितना निकल के आएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 6 12, 36 दूना 72, 2 कम्मा 2, 2 कम्मा 2, 2 और 16, 1 2 और 16, 2 9 18, 9 से काटेंगे तो 9 से अगर काटेंगे तो कितना कटेगा, 2 18 36, 2 5 10, 1 बचे 2 9 18, 2 चौक 2 9, 9 6 54, 9 6 54। तो CP आप देखेंगे हानि वाले का तो 6600 आ रहा है। अब ये दोनों CP जोड़ देंगे, ये दोनों CP जोड़ देंगे, दोनों SP जोड़ देंगे तो ओवरऑल निकालने में हमें आसानी होगी। तो दोनों CP जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 12, 6 4 10, 10,200 रुपये जो है टोटल CP। यहाँ पर देखो टोटल CP अगर टोटल CP जो है 10,200 है और टोटल SP जो है 4752 है ना, 4,752 है टोटल SP निकालेंगे तो 4 10 14 15 9 9 इतना है टोटल SP। तो हानि होगा क्योंकि ये 10,000 है, ये 9,504 ही है, ठीक है, 10,200 है, ये 9,504 ही है। हानि कितना हुआ, 10 में से 6 4 का 6, ये बचा 9, ये बचा 11, यहाँ बचा 11, 11 में से 5 के 6 5 11 696 रुपये की हानि हुई, 696 रुपये की हानि हुई। और हानि निकाला किसके जाता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य इतना है,
हानि प्रतिशत ही क्वेश्चन में देखो, लाभ या हानि प्रतिशत ही पूछा था, तो हानि प्रतिशत अब निकाला जाएगा। दो तीन छः, दो चौका 8, 2 8 16, 2 5 10, 2 कम्मा 2 0 0। फिर अगर 3 से काटेंगे, 3 कम्मा 3, 3 कम्मा 3, 1 बचा 3 6 18, 3 कम्मा 3 2 3 7 21, 16 32 16 43। अब यह 17 से इसके डिवाइड करेंगे, 16 32 16 43 16 चौका 64 16 85 16 छक्का 96 16 70 112 16। तो गाइस अब देखिए, इसको हमने काटने के बाद इतना आया, तो इसको डिवाइड करते हैं। 70 छक्का 102 आएगा, यहाँ पर 4 14 आ रहा है, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 0 आएगा। 17 अट्ठे 70 छक्का 102 17 9 136, नहीं सॉरी गाइस, 17 अट्ठे बार जाएगा, ठीक है। 17 अट्ठे यही इसका आएगा 68.4। ये पहले वीडियो थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन इसका आंसर यही आएगा और सही क्वेश्चन है, सही आंसर है। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बोर्ड मॉस का और क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं ना बोर्ड मॉस में, तो मेरे भाई उनको पूरी कोशिश करिएगा कि लास्ट में अटेम्प्ट करें, लास्ट में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दिक्कत हो जाएंगे। ये मॉक टेस्ट करने का एक मतलब एक वो तरीका होता है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, तो इसलिए आप इससे लास्ट ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। ऐसे आपको मैं बताता रहूँगा कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मतलब डेली आप संडे वाला जो है मॉक टेस्ट सॉल्यूशन देखते रहिएगा। क्वेश्चन को एक बार मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि बोर्ड में का क्वेश्चन बिना लिखे सॉल्व ही नहीं होगा ना, एक बार लिखना पड़ेगा। और आप लोग को जो मतलब जो कमी लगे कि आपको ऐसे इम्प्रूव करना चाहिए, तो उसको कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का मैं वेट करूँगा, ठीक है, मतलब उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता रहूँगा। तो देखिए अब यहाँ से इस छोटा वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो छोटा वाला ब्रैकेट यही, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 78 भागे 3 तरीका 9 10 10 बटा 3, तो इसको अगर भाग करेंगे 8 24 2 7 21 21 2 23 बटा 10 23.4, इसको सॉल्व करेंगे तो 23.4, इसके जगह पर हम 23.4 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, आफ वाला पहले सॉल्व करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे ना, आफ वाला जो है 5 दूनी 10, इसके जगह 10 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन एक स्टेप और लिखते हैं, नहीं तो अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं इसी में सॉल्व करता, लेकिन एक स्टेप लिखेंगे तो आपका क्लियर दिखेगा। तो देखो 61 सही 3 बटा 5 भागे 40, इसको सॉल्व किया मैंने 10 हो गया, प्लस 27 भागे 1 बटा 3 माइनस 23.4, ये क्वेश्चन निकल के आ गया, ठीक है। तो 61 सही 3 बटा 5 भागे, इसको करेंगे तो 4 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर जाएगा और एक नीचे हो जाएगा ना, 81 हो जाएगा, माइनस 23.4 ऐसे रहेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, आगे 23.4 हो जाएगा। 85 में से 23.4 घटा देंगे, 10 में से 4 गए 6, में से 4 में से 3 गए 1, में से 6, 61 यही आ रहा है 61.6, ये इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 1 5 3 8 6 5 30 बटा 5 भागे 61.6, 6 5 36, ठीक है, 5 1 5 3 बचा 5
36 61 अब 61.6 भागी 61.6 तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, ये इसका सलूशन है। आई होप इसको समझे होंगे। कुछ नहीं करना, बस ब्रैकेट सॉल्व करो, बॉड मास का रूल बस लगाते चले जाओ, उससे अपने जो बॉड मास है रूल उससे मत भटको, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, चुनाव वाला है। एक चुनाव क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष निरक्षर है, मतलब अनपढ़ है, मतलब जो साक्षर नहीं है, और 25% महिलाएं साक्षर हैं। साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस ये बताना है कि निरक्षर पुरुषों की संख्या कितनी प्रतिशत अधिक है साक्षर महिलाओं से। तो पहले हम निरक्षर पुरुष कितने हैं और कितनी साक्षर महिलाएं, इनका नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं पूरे गांव में 100 लोग रहते हैं। ठीक है, 60% मतदाता पुरुष हैं, तो 100 का 60 निकालेंगे, 60 पुरुष हैं तो 40 महिलाएं हैं। ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है। अब जो 60 हैं उनमें से 40% जो हैं वो निरक्षर है, मतलब साक्षर नहीं है। 40% जो है साक्षर नहीं, तो जो साक्षर नहीं उनकी संख्या 24 है पुरुषों में से। अब देखिए 40 हैं महिलाएं, उनमें से जो 40 में से 25% साक्षर महिलाएं हैं। तो साक्षर 25 चौको 4 10 महिलाएं ऐसी हैं जो साक्षर हैं इस महिलाओं की संख्या में से। अब पुरुषों की संख्या में से 24 पुरुष ऐसे हैं जो निरक्षर अनपढ़ हैं। ठीक है, अब ये पूछा है, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है। तो साक्षर महिलाएं 10 हैं और निरक्षर मतलब साक्षर जो पुरुष नहीं है उनकी संख्या 24 है। तो कितना अधिक है ये 14 अधिक है। तो कितना प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत निकालना पड़ेगा, तो 14/10, क्योंकि साक्षर महिलाओं के ही सापेक्ष में निकालना है, बटा 10 100% निकालने 100 तो 140% ऐसे साक्षर पुरुष हैं, निरक्षर पुरुष हैं जो कि साक्षर महिलाओं की संख्या से 140% अधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन का सलूशन आयोग समझ में आएगा। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10वीं की तरफ बढ़ते हैं। 10वां जो है ये देखिए क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन होते हैं जो मतलब मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं। अगर आसान है तो आप तुरंत सॉल्व करिए, नहीं तो आप जो है एग्ज़ाम में इसे भी लास्ट में सॉल्व करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब बसा लेते हैं ना तो आसान क्वेश्चन छूट जाते हैं एग्ज़ाम में। सबसे बड़ी मुश्किल ये है क्वेश्चन छूटे ना। अगर जैसे इस क्वेश्चन को आप लगाने चलें, आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो करें, और 2 क्वेश्चन छूट गए तो मतलब क्या निकलेगा। इससे बढ़िया पहले इस जो बजाओ क्वेश्चन है इसको लास्ट में करते हैं। और गाइस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपको फार्मूला बस लगाना है। आपको फार्मूला अगर याद है तो आपको इस क्वेश्चन को लगा लेंगे और कैलकुलेशन करना है बस, और कुछ नहीं है इसमें समझाने के लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको सॉल्व नहीं करवा रहे हैं, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में बता दीजिए सॉल्व किए हैं कि नहीं किए हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये पाइप और टंकी वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन देखने में बड़े हैं लेकिन सलूशन इसका बहुत आसान है। आप इसे देखिए, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन सलूशन करेंगे तो आसान होगा। ठीक है, देखिए इसमें पाइप ए और पाइप बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 3 पाइप हैं, 2 पाइप भरने वाली हैं, 1 पाइप खाली करने वाली है। पाइप ए और बी 4.5 घंटे के लिए खोले जाते हैं फिर बंद कर दिए जाते हैं। सी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पर जो कन्फ्यूजन होगा मैं अभी इसका सलूशन कर रहा हूँ तो उसे बताऊँगा कन्फ्यूजन कहाँ हो सकता है। पहले 2 पाइपें भरने वाली हैं, ए बी पाइपें भरने वाली हैं। देखिए ए और बी जो है पाइप भरने वाली है 12 घंटा और 18 घंटा में। ठीक है, 12 घंटा 18 घंटा में।
और सी पाइप जो है, जो निकासी वाली पाइप होती है, उसमें माइनस लगा देंगे तो आपको क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इनका एलसीएम लेंगे, 12 और 18, 8 का एलसीएम कर लेंगे, 72 आएगा। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, ठीक है। 72, 12 6 72, 18 में 74, 28 54, 28 4 72, 8 9 72। मतलब इसकी ये देखो टाइम है और ये इफ़िशियंसी है, काम करने की क्षमता है। मतलब 1 घंटा में ये 6 लीटर भर सकता है, 20 4 लीटर भर सकता है और 80 9 लीटर खाली कर सकता है, क्योंकि ये माइनस लगा निकासी वाला पाइप है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4.5 घंटा तक ए और बी चली हैं। ए बी 1 घंटे में 6 4 10 10 घंटा, 1 घंटे में 10 लीटर पानी भर सकती हैं। तो 4.5 मतलब 9/2, 9/2 घंटे में कितना पानी भर लेंगी? 9/2 में 45 लीटर पानी भर देंगे। अब यहाँ पर मैं कन्फ्यूजन वाली पॉइंट क्या कह रहा था आप सबको क्लियर करने में, कि आप सोचेंगे कि यहाँ पर पानी जो है 72 लीटर है और 45 लीटर खाली करने को क्यों बोल देगा? क्योंकि देखिए टंकी जो है, टंकी की क्षमता जो है 72 लीटर है, लेकिन आपको जो खाली भरा गया है टंकी में पानी जो है 45 लीटर ही है। तो आप अगर खाली करेंगे टंकी का 45 लीटर ही खाली करेंगे, ना कि 72 लीटर खाली करेंगे। 72 लीटर पानी उसमें भरा सकता है, लेकिन जो भरे हैं ए और बी वो 45 लीटर ही पानी भरे हैं, इसलिए निकलेगा तो 45 लीटर। अब सी को जो है ना निकालना केवल 45 लीटर पानी है, तो सी 45 लीटर पानी कितने घंटे में निकालेगा? 1 घंटे में वो 9 लीटर निकाल सकता है। तो 45 लीटर निकालने में 5 घंटा लगाएगा, 5 आवर। तो सी 5 घंटे में 45 लीटर पानी निकाल देगा। इसमें कन्फ्यूजन पॉइंट एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। कन्फ्यूजन आपको यहाँ हुआ होगा कि 72 लीटर है और 45 लीटर क्यों निकालेगा? मेरे भाई जैसे कि आपकी टंकी है, टंकी में अगर यहाँ लबालब पानी भरेंगे तो 72 लीटर भरेगा, लेकिन ए और बी जो है ना वो केवल 4.5 घंटा चले तो पानी केवल 45 ही लीटर भरा है। तो पानी बस इतना भरा है, तो अब पानी सी जो है पानी इतना ही निकालेगा, ना कि इसमें पानी नहीं है तो निकालेगा क्या? इतना पानी भरा है तो इतना ही निकालेगा ना, इतना पानी निकालने में उसे 5 घंटा लग रहा है। यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेन के मिलने का समय बताना होगा इसमें। एक बार क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए मेरे भाई, कि 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। एक ट्रेन 6 बजे स्टेशन ए से प्रस्थान करती है, 48 किलोमीटर की औसत चाल से चलती स्टेशन बी की तरफ बढ़ती है। दूसरी ट्रेन 6:20 पर स्टेशन बी की तरफ प्रस्थान करती है, 55 किलोमीटर औसत चाल से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। ये ट्रेनें किस समय आपस में मिलेंगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। मैं इसका समय लगेगा क्या से, लेकिन मैं इसे समझाऊंगा बहुत अच्छे से। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कोई स्टेशन ए है, ये कोई स्टेशन बी है। स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, ठीक है। ये स्टेशन है, यहाँ से कोई ट्रेन 6 बजे निकली, सुबह 6 बजे। यहाँ से कोई ट्रेन जो है 6:20 पे निकलेगी और इसकी दूरी दी गई है 428 किलोमीटर। ये पूरी दूरी है स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी। जो ट्रेन यहाँ से 6 बजे निकलती है उसकी चाल जो है 48 किलोमीटर है, 48 किलोमीटर प्रति आवर्स है। और जो बी से ए की तरफ जाएगी उसकी चाल है 55 किलोमीटर प्रति आवर्स है, ठीक है। ये चीज़ क्वेश्चन में दिया है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये चीज़ दिया है। अब हमें बताना है कि ये ट्रेनें जो हैं, दोनों ट्रेन आपस में कितने बजे मिलेंगी, इनका मिलन कब होगा, ठीक है। तो इनका मिलन कब होगा? देखिए पहले सबसे पहला काम इसमें आप इस क्वेश्चन को में सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि दोनों का चलने का समय बराबर, इसके चलने का समय बराबर होना चाहिए। 6 बजे ये चली है, 6:20 पे चली है, इसको 20 मिनट चला दीजिए पहले, इसको 20 मिनट चलने दीजिए। इसको 20 मिनट में कितनी दूरी ये वाली ट्रेन कवर करेगी पहले उसको आप निकालिए। तो ये 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में जो है ये 48 किलोमीटर दूरी चल रही है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे सॉल्व करें। यही स्टेप आप कर जाएंगे तो कर जाएंगे। तो 60 मिनट में 48 किलोमीटर चलती है, 1 मिनट में 60 किलोमीटर चलेगी।
अब हमें लेकिन 20 मिनट तक चलाना है, क्योंकि ये 6:20 पे चली है, ये 6 बजे पे चली है, तो हमें 20 मिनट पहले इसको चलाना है। तो 6:20 मिनट में ये कितना चलेगी, 48/60 गुणे 20, ठीक है। तो 20 × 60, 3 × 3 = 18। तो 20 मिनट में जो है ये 16 किलोमीटर चली है ये ट्रेन, ये वाली ट्रेन। तो 16 किलोमीटर यहाँ तक आई होप समझिए। 16 मिनट ये 20 मिनट में 16 किलोमीटर चली है। अब जो हमारा क्वेश्चन मिलने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इस यहाँ से लगेगा, ठीक है, यहाँ से इस दूरी से लगेगा। 16 यहाँ ये वाली दूरी हटाएंगे आप, तो ये जितनी दूरी है यहाँ पर अब मिलने वाला कॉन्सेप्ट लगेगा 2, 1, 412 किलोमीटर दूरी है। अब दोनों ये जो ट्रेन है 48 किलोमीटर से आ रही है, ये 55 किलोमीटर से आ रही है, तो दोनों एक ही दिशा में आ रही हैं, तो दोनों को समय जुड़ेगा, ठीक है। दोनों को समय हम जोड़ेंगे तो 48 + 55, 412/8, 5 13, हाथ लगा 1, 9 1 10, तो 4 घंटा बाद ये मिलेंगे। 6:20 से 4 घंटा बाद दोनों ट्रेन आपस में कहीं इस पॉइंट पर मिलेंगी। तो 6:20 + 4 घंटा, 6 × 4 = 10, 10:20 बाद वो समय होगा, वो टाइम होगा 10:20 पर दोनों ट्रेन जब आपस में मिलेंगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ, ऐसा कोई टीचर नहीं, मतलब इतने आसानी से कोई टीचर बताएगा नहीं आपको। अगर आप मॉक टेस्ट लगाए हैं, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई मैंने क्या बताया है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट अगर आपको 2-3 बार आप लगा लेंगे ये कॉन्सेप्ट, तो आप ये ऐसे क्वेश्चन ट्रेन के मिलने वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये स्टेप जो है रिपीट करिएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेन के मिलने वाले समय एक कॉन्सेप्ट ये लगा, ये वाला स्टेप थोड़ा सा रिपीट करिएगा, ठीक है। देखिए वीडियो लेंथी ज़्यादा हो रही है, लेकिन बहुत अच्छे से आपको समझ में आता होगा। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 है। एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करके अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 24 किलोमीटर यात्रा करके 18 मिनट से देरी कार्यालय पहुँचते से घर से कार्यालय। क्वेश्चन आप पढ़िए, मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे देखिए क्वेश्चन को देखिए, जैसे ये आपका घर है, ये आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है। आप जा रहे हैं, अगर 30 किलोमीटर से जा रहे हैं किसी दिन, तो आप 10 मिनट अपने, जैसे आपने सोचा कि मैं 10-11 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाऊं, तो आप ये फिक्स किए, लेकिन आपने स्पीड अपना 30 किलोमीटर की तरफ से जा रहे हैं, तो आपको 10 मिनट ज़्यादा लग गया, 10 मिनट देरी हो गई। लेकिन इसमें कह रहा है कि अगर आप 24 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रहे हैं, आप 18 मिनट देरी हो जा रहे हैं। तो ये यही क्वेश्चन है। तो देखिए, तो आप समझिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो टाइम स्पीड दिया है, इस डिस्टेंस से सेम है, डिस्टेंस तो यही है, आप स्पीड बदल रहे हैं और टाइम बदल रहे हैं, तो वही वाला फार्मूला लगेगा। स्पीड जो है 30 से 24 हो गया, स्पीड 30 से 24 हो गया, और इस डिस्टेंस अगर इक्वल है, ठीक है, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो इसको छोटा और करेंगे तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 24-30। डिस्टेंस अगर सेम है, स्पीड का रेशियो अगर ये है, तो टाइम का उसको उल्टा हो जाएगा। 12 और 15 और 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। ये है, इसमें डिफरेंस 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जो है ना 10 पहले देरी हो जाता है, 18 डिफरेंस 8 की देरी है। उससे उसके घर से कार्यालय दूर, तो 8 × 4 = 32 मिनट लग रहा है उसको। तो नॉर्मल टाइम अगर वो 24 की स्पीड पे जाएगा, तो टाइम है जो 32 मिनट लग रहा है, स्पीड 30 है। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितना है 30, और टाइम कितना लग रहा है 32। तो यही गुणा कर दीजिए, आपका डिस्टेंस निकल के आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ये मिनट में है,
तो इसको 60 से भाग करेंगे, हावर्स होगा। यूनिट बहुत ध्यान से देखिएगा, 60, 30 दूनी 60, 2 16, डिस्टेंस इक्वल टू 16 किलोमीटर आ जाएगा। उसकी जो कार्यालय है, उसके घर से कार्यालय की दूरी 16 किलोमीटर तक है। इसका आंसर यही है, ठीक है। आई होप समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं और अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है। और ये सबसे बेसिक नियम है, और आप एग्ज़ाम में यही लगा भी सकते हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक और खोजेंगे ना बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। 13 क्वेश्चन हो गया। 14वां क्वेश्चन है कि ए और बी क्रमशः 80 दिन, 96 दिन दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 32 दिन में इस कार्य को पूरा कर लिया। सी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा? बहुत सही, आसान क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ दिख रहा होगा आई होप, ए और बी, ए नहीं यार सही से करते हैं। देखो, ए है, बी है, ए है, बी है, ए प्लस बी प्लस सी है, ये 80 दिन, 96 दिन और 32 दिन, इनका एलसीएम निकालिए। यही क्वेश्चन बोल रहा है, ए अकेले करेगा 80 दिन में, बी अकेले करेगा 96, तीनों मिलकर करेंगे तो 32 दिन में ही कार्य पूरा कर देंगे। सी अकेले कितने दिन में करेगा पूरा? पहले टोटल कार्य कितना है, सी का एफिशिएंसी कितना है, ये निकालना पड़ेगा ना। तो अब इनका एलसीएम लेंगे, 80 का, 96 का और 32 का एलसीएम, 40, 2 चौक 2 8, 16, 2 20, 2 24, 2 8, 2 10, 2 आप अपने हिसाब से जैसे एलसीएम निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं। देखिए, जो मैंने पढ़ा है, मैंने जो रूल्स किया मैं उसी से चलूँगा। आप जो रूल्स किए उसी से चलिए, क्योंकि रूल्स बदलना नहीं चाहिए। एक काम करिए, बार बार करिए, उसमें परफेक्ट हो जाएंगे आप। बस वही काम। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32, 32 गुणे 3 गुणे 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 16, 5 दूनी 10, 5 दूनी 15, 16 3, 16 32, 16 3 48, 480, 6, 2 दूनी 2 चौक 2 चौक 8, 2 16, 48, 5, 5 आएगा, 48 32। इसको बस टोटल कार्य को इसके डिवाइड करना होगा, यहीं पर ये कर रहे हैं, ठीक है। आठ 6 48, 8 चौक 32, 30, 2 15, 15। अब देखिए, ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, और दोनों की है, तीनों की है 15। तो 6 + 5 = 11। अब 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो सी की एफिशिएंसी 4 है, एक दिन में वो 4 काम कर सकता है, तो 480 काम को कितने दिन में करेगा? 4 में 120 दिन में करेगा, ठीक है। सी 480 काम को 120 दिन में करेगा। आंसर देख लीजिएगा, वही आएगा 120 काम, ठीक। ये मेरा पहला वीडियो है, इसमें थोड़ा दिक्कत होती है। अब देखिए, 15वां क्वेश्चन है कि 6000 की साधारण ब्याज पर राशि 4 वर्षों में इतना हो जाती है। ब्याज दर इतना वृद्धि होने पर इस राशि पर समान अवधि के लिए समय अवधि में कितनी हो जाएगी? ब्याज दर में इतनी प्रतिशत वृद्धि होने पर यही राशि इसी समय अवधि में कितनी हो जाएगी? अच्छा, देखो, पहले हम यहाँ पर इतनी हो जाती है, साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज निकालेंगे 6000। इसमें देखो,
समझा देते हैं ना भाई, बहुत वीडियो लंबी हो जा रही है यार। पी की वैल्यू है 6000, अमाउंट है 78,000 और समय है 4 साल 4 वर्ष, और रेट हमें पहले निकालना पड़ेगा। फिर रेट में जो निकालना पड़ेगा उसी में 2.5% और वृद्धि कर देंगे। तो वही हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना ब्याज होगा। पहले हम SI निकालते हैं, हमें सबसे ब्याज कितना होगा। 7800 में से 6000 माइनस करेंगे तो ब्याज निकल के आएगा 1800 ब्याज है 6000 पर 4 वर्षों के लिए। रेट हमें नहीं पता है, रेट निकालना पड़ेगा, वही निकालना है ना। 6 तिरिक 18, 30, 15, 2 7, 7.5। रेट है जो 7.5% पहले था। अब यही क्वेश्चन बोल रहा है कि 7.5% जो रेट है इसमें 2.5% और बढ़ा दीजिए। 7.5% प्लस 2.5%, तो 8, 8 2 10%। अब रेट हो गया 10%। अब कितना समान अवधि में कितनी हो जाएगी। अब देखिए 6000 रुपये है, 10% ब्याज है, 4 वर्ष के लिए लिया है, तो 6 चौक 2400 रुपये इतना हो जाएगा। अब 6000 में जोड़ दीजिए 2400, तो कितना हो जाएगा 8400 इसका आंसर आएगा। ठीक है, देख लीजिए आंसर 8400। ठीक है, अब 16वां क्वेश्चन पे आइए। 16वां क्वेश्चन ये है, देख लीजिए 16वां क्वेश्चन कि 38 गेंदों को 2240 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद के क्रय मूल्य को ज्ञात कीजिए। एक बराबर हानि होती है। देखिए 38 गेंदों को इतने बेचने पर, 38 गेंदों के SP है इतने में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है कि 38 गेंदों के बेचने पर। हानि और लाभ पहले निकाल लेते हैं ना। पहले विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, रेशियो का निकाल लेते हैं। तो 38 गेंदों के यही हानि होती, तो इसको यहाँ पर करेंगे 38 + 6, 38 + 6, 8 6 14, 1 44 CP = 38 SP। तो CP/SP निकालेंगे 38/44। एक गेंद का क्रय मूल्य, एक गेंद का क्रय मूल्य इसमें देखिए ऑप्शन में क्या दिया, 38 ही दिया है, 70 दिया है। तो देखिए रेशियो पहले निकालते हैं ना, उन्हें दोनों, तो CP और SP का रेशियो है 1922। 22 का वैल्यू हमें दिया है 2240, 2240 का वैल्यू हमें दिया है। ठीक है, और हमें 19 का ये निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो 2, 2, 2, 2। गाइस ये क्वेश्चन मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, इसलिए आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कह रहा हूँ मेरा पहला वीडियो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो इसको आप कर लीजिएगा। ऐसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा ना हेजिटेशन हो रही है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 17 वाला करते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ऐसे क्वेश्चन को ना, ऐसे क्वेश्चन अगर आता है पहले ऊपर वाला सॉल्व करिए फिर नीचे वाला सॉल्व करिए। पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से छोटे छोटे ब्रैकेट पहले उसे सॉल्व करेंगे। 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 10 आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसको पूरा लिखते हैं 36। इसको ऑफ वाले को भी साल इसी टाइम कर देते हैं। 6 दूनी 12, 6 4 24 से 25 गुणे 7 प्लस 24 गुणे 6/18 प्लस 3 भागे -4 -10 भागे 8। ठीक है, तो 36 भागे 252 गुणे 7 प्लस 24 गुणे 6/18 प्लस 3 भागे माइनस गुणे 1/4 हो जाए ना। ये भाग को गुणा में जब कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा। अब 9 से 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 72, 7 चौक 28, 4 दूनी 4, 1 आया। इसको काटने पर 6 3 18, 3 8 24, 8 आया। प्लस यहाँ पर आएगा -3/4 -10/8 5/4 आ जाएगा। 1 + 8 -3/4 -5/4। इसको जोड़ देंगे। 1 + 8 -8/4 -2, 1 + 8 -2, 6, 1 + 6 7 आएगा आंसर। इसका आंसर 7 आएगा ऊपर से। ऊपर वाले का आंसर 7 आएगा ऊपर वाले का। नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो 7 × 21, 21 भागे 1 आएगा। नीचे सॉल्व करेंगे 1 आएगा। 7/1 = 7 आएगा। ठीक है, यही आंसर आएगा। 17 क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चन और बचे हैं मेरे भाई। थोड़ा सा आज पहला वीडियो ना भाई इसमें दिक्कत हो रहा है। एक सोफे सेट का लाभ मार्जिन 100% है। यदि सोफे की कीमत 20% तक गिर जाती है तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा। एक सोफे सेट का लाभ मार्जिन 100% है। यदि सोफे की कीमत 20% गिर जाती है तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा। 100 था तो 100% 100, इसका 80 हो गया। 80 हो गया तो 100% अगर करेंगे 100 का 80% अगर निकालेंगे तो 80 होगा। तो नया मार्जिन भी ये कैसा। अच्छा देखो, पहले सोफे का मार्जिन 100 था, मतलब CP 100 है तो उसको अगर हम 100% लाभ मार्जिन करेंगे तो 200 में बिकेगा। ठीक है मेरे भाई, 100% CP है, 100% उस पर हम लाभ कमा रहे हैं तो 200% हो जाएगा। तो 200 का SP है, लेकिन इसकी कीमत 20% गिर गई तो 80 हो गया, लेकिन लाभ मार्जिन तो वही है तो 120 उसका लाभ हो रहा है। ठीक है, 80 पर तो लाभ मार्जिन अब कितना होगा वही पूछ रहा है। ठीक है, 4 3 12 0 4 2 15 150% लाभ मार्जिन अभी उसका है। ठीक है, यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं था यार। एक व्यक्ति 1000 रुपये की कमीज और 2000 रुपये की जोड़ी पातलून खरीदता है। कमीज और पातलून पर दी गई छूट कम से इतना थी, कुल मिलाकर उसमें कितनी छूट दी गई। देखो, अगर प्रतिशत में होता तो आसानी से होता होता, लेकिन प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है, नंबर में पूछ रहा है। ठीक है, तो 1000 पर 20% की छूट हुई तो 80 में दिया।
छूट कितनी है ना, कुल मिलाकर छूट कितनी है, 20 निकालो ना। तो 200 छूट कमीज पर है और पातलून पर जो है 2000 पर 50% छूट है। तो 5×10 1000 छूट इस पे है। तो टोटल 1200 छूट है किस पे, 3000 पे। 3000 पे 1200 छूट है, तो 400 की छूट है टोटल, मतलब 40% की 40% की छूट टोटल है। 400 की नहीं, 40% में पूछा था इसलिए 40% की छूट है। एक व्यक्ति ये क्वेश्चन पढ़िएगा। एक व्यक्ति 160 किलोमीटर गति से कार में किसी स्थान पर जाता है और धीमी गति से वापस आता है, और धीमी गति से यदि उसकी कुल औसत गति इतनी है तो वापस आने की गति क्या थी। मतलब जाता है 160 पर और आता है थोड़ा धीमी गति पर, कुल औसत गति इतनी है, जाता है इतने पर, आता है इतने पर। जाने की स्पीड मान आने की x है, गाइस इस क्वेश्चन में जो है एवरेज स्पीड वाला फार्मूला लगेगा कि एवरेज स्पीड ये है, जाने का समय ये था और आने का समय नहीं पता, उसे x मान लेंगे और दोनों समय को जोड़ देते हैं, दोनों स्पीड को भी जोड़ देते हैं। तो 64 गुणे 16 दूनी 132 x प्लस 60 प्लस कितना, तो 64, अब 64 गुणे 160 प्लस x इक्वल टू 320। 64 गुणे 160 गुणे 64 ये रहेगा उसे, प्लस 64x इक्वल टू 32। तो 160 गुणे 64 ये रहेगा ही, 160 गुणे 64 ये रहेगा। इसको हम माइनस करेंगे, 324 में से 64 जीरो, 12 में से 6 बचा 2, 260। तो 160 गुणे 64 बराबर 260, तो ये 40 आएगा। 256, 250 से 56 इसको काटेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड आएगी। ठीक है, तो इधर ना क्या, आज मेरा पहला वीडियो था गाइस, तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा। सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश किया हूँ और आगे अच्छा करवाऊँगा। अभी तो आज ट्राई किया था। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जो कमी है मुझे लगा मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद।